जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी थर्ड क्लास में, जिसमें कि आपको मैं आज पॉलिटिकल में जो है पढ़ाने वाला हूँ नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप आपका ये है पार्ट 2, मतलब लाइसेंस नंबर 2 में, जिसमें कि हमारे आर्टिकल आते हैं 5 से 11। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका ओवरव्यू बता दूं। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भाग 1। ठीक है, भाग 1 में मैंने आपको जो लेसन नंबर 1 में पढ़ाया था, उसमें मैंने 1 से लेके 4 तक आपको क्या बताए थे, आर्टिकल बताए थे। एक चौथे पहले में मैंने क्या बताया था कि भारत क्या यूनियन का यूनियन है, भारत क्या एक राज्यों का यूनियन है, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि संसद को क्या है, किसी नए देश को जोड़ने के, अपने देश में जोड़ने की क्या है इजाजत है, जिसमें कि वो क्या है राष्ट्रपति परमिशन नहीं लेगा, कोई जरूरत नहीं है लेने की। थर्ड में क्या है कि वो जो है किसी भी नए राज्य क्षेत्र को जो है परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। चौथा क्या था कि इन जो आर्टिकल सेकंड और थर्ड था उसको जो है 368 से क्या रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा। ये किसमें, चौथे में इसका प्रावधान। ठीक है, तो ये जो चार मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था भाग 1 के बाद। आज मैं आपको जो बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा आपको भाग 2। भाग 2 यानी कि नागरिकता, नागरिकता सिटीजनशिप। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सिटीजनशिप होता क्या है ना। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है कोई भी देश जो है, अगर अपने जहां जिस देश में वो नागरिक रहते हैं उसके लिए जो विशेष प्रावधान है या विशेष जो सुविधाएं देता है उसको क्या बोलते हैं हम, नागरिकता। ठीक है, यानी कि अगर आपके लिए जो कुछ विशेष कर रखा है, जैसे एग्जांपल मैं आपको इसका छोटा सा दूंगा। हम भारत में रहते हैं तो हमारे लिए विशेष क्या है, जैसे हमें हमें आधार कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है ना। इससे क्या होता है कि हमारी एक पहचान है कि हम भारत के क्या है, निवासी हैं। ठीक है, अब इसमें इसका फायदा क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आप जैसे घूमने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आगरा चले गए, तो जब हम आगरा जाते हैं ताजमहल में, तो हमें जो फीस है वो कितने की पड़ती है, 23 से 40 रुपए जो भी होगा इतना पड़ता है। बट अगर कोई वही चीज जो कोई बाहर से कोई फॉरनर आता है तो उसको कितने का पड़ता है पता है आपको, 500, 600, इस तरह से लेते हैं। तो ये क्या है कि हमें हमारे देश में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो हमें नागरिकता के कारण मिल रही हैं, वो सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। जैसे हमें सुविधाएं क्या मिलती है, वोट डालने का अधिकार, अपना राजनेता चुनने का अधिकार, है ना। ये अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है तो हमें उनके सामने बोलने का अधिकार, है ना। ये सब अधिकार कैसे मिले हमें, हमें मिले ये विशेष मुझसे, क्योंकि हम क्या है, भारत के क्या है यहाँ पे सिटीजन है। ठीक है, तो ये होती है नागरिकता। तो फ्रेंड्स जो नागरिकता जो सिद्धांत है, ठीक है, जो सबसे पहले नागरिकता सिद्धांत का वर्णन है वो किसने किया था, ये किया था अरस्तु। ठीक है, याद रखो क्या। नंबर 2 क्या है, जो आपका सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, ये नागरिकता का जो नागरिकता जो बना है वो कब बना था, 1955 में बना था नागरिकता नहीं। ठीक है, नागरिकता इसका जो संशोधन हुआ था, जो इसमें पहली बार इसमें जो संशोधन हुआ वो कब हुआ था, 1986 में। इसको मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको जो इसमें पूरा पढ़ाऊंगा कि आपके नागरिकता के जैसे क्या है, ठीक है, आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है ना। फिर इसमें क्या आता है, जैसे आपका क्या आता है, एनसीआर आता है ना। आपको इसमें क्या आता है, आपका वीजा आता है, पासपोर्ट आता है, वो क्या होता है इसके बारे में आपको इसके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ नागरिकता से। ठीक है, तो आई होप आपको नागरिकता समझ में आ गई होगी, नागरिकता होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको चलता हूँ, जो नागरिकता के पार्ट होते हैं, जो नागरिकता आपके जो भाग 2 है, लेसन नंबर 2 है, उसमें जो नागरिकता है उसमें कितने हैं, 5 से 11 क्या है, अनुच्छेद है, जिसको आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको पांचवा अनुच्छेद। सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद, पांचवा अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स पांचवा अनुच्छेद क्या बोलता है, पांचवा अनुच्छेद बोलता है जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र होने के बाद, उसके बाद जो हमारा संविधान बना, तो जो संविधान बनने से पहले जो लोग इंडिया में थे, जो लोग भारत में थे, उनको क्या दिया जाएगा, उनको जो नागरिकता दी जाए। ठीक है, इसमें मैं लिखना ज्यादा वही कर रहा हूँ ताकि आपको वैसे भी याद हो जाए। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, बट फ्रेंड पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए मुझे जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए, और मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं आपका इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पीडीएफ जो आपके पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। जो आपका संविधान नंबर 5वें में जो आपका अनुच्छेद 5वां है, वो क्या कहता है कि स्वतंत्रता से पहले, संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले जो लोग क्या थे, भारत में थे, भारत में थे, उनको क्या दी जाएगी, नागरिक। ठीक है,
ये आप आगे मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या रहे याद है, ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवानी है ना, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, 5 के बाद कौन सा आता है आपका आर्टिकल 6। बस ये एक्चुअली जो सर ये आर्टिकल है जो एक्ट है तो हमारे जो अनुच्छेद है ये बस बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, है ना। तो आप मतलब इसको नॉर्मली अगर वैसे भी पढ़ोगे तो आपको वैसे ही ये क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे में ही याद हो जाए, है ना। और काफी इजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियोस देखो और एक दो बार भी वीडियो देखते हो तो आपको वैसे भी क्या हो जाएंगे ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपको करता हूँ अनुच्छेद नंबर 6, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या है, अनुच्छेद 6 क्या है कि जो लोग क्या था कि भारत से, ठीक है। अब कुछ लोग क्या हुआ था फ्रेंड कि आपके जो पाकिस्तान से जैसे क्या होता है, कई लोग क्या थे कि अब कुछ लोग क्या है पाकिस्तान से भी तो आए होंगे, है ना। ऐसा है ना कि आपके सभी लोग जो है संविधान से पहले जो है भारत में ही रहे होंगे। अब देखो क्योंकि जब बंटवारा हुआ है हमारे देश के कुछ लोग पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग कहाँ हैं आपके इंडिया, हमारे इंडिया में, है ना। तो इसमें आपका अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, जो लोग संविधान बनने से पहले इंडिया या भारत आए उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। बट इसके लिए क्या थी, एक डेट फिक्स रखी थी। क्योंकि देखो फ्रेंड्स हमारा जो संविधान था आपको पता है 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश बन गया था उसके बाद से हमारा संविधान बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। भले उसको जो है बनने में टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जितने भी जो टाइम लगा, ठीक है। वो आपकी आगे की बात है, बट बनना शुरू कब हो गया था, 1947 के बाद ही हमारा जो संविधान है वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो उससे पहले यानी कि एक फिक्स डेट रखी थी। डेट क्या थी आपकी जो इसमें जो फिक्स डेट उन्होंने रखी है कि आपका इससे पहले कब से आपका इसमें है 19 जुलाई 1900, ठीक है। फ्रेंड्स ये डेट थोड़ा याद रखना, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो है आपके 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से क्या हो गया भारत में आ गए, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए उनको क्या दी गई, नागरिकता दे दी गई जो पाकिस्तान से। बट कुछ लोग, अब जरूरी थोड़ी कि सभी लोग 19 तारीख को ही आए होंगे, है ना। कुछ लोग 20 को आए होंगे, कुछ 21 को आए होंगे, है ना। तो जो लोग जो है 19 जुलाई के बाद आए, ठीक है, उनके लिए क्या था, एक रूल लागू हुआ, उसको बोलते हैं परमिट। क्या बोलते हैं, परमिट, ठीक है। ये परमिट, जो परमिट रूल है इसमें क्या था कि आपका क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से आए उसके बाद उनको क्या करना पड़ा, अपने एक रजिस्ट्रेशन वगैरह भरना पड़ा वहां पे, है ना। फिर उसके बाद जो है आपको क्या हुआ 6 महीने का टाइम दिया गया, उसके बाद उनको क्या किया नागरिकता दी गई, ठीक है। तो ये था परमिट रूल। ये भी क्या था, एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या था, वैलिड था, ठीक है। अब इसके बाद जो 7वां है बस ये इतना ही है। इसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला ये डेट याद रखने के लिए, एक्चुअली यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछता है कि परमिट रूल क्या है, ये परमिट रूल कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। एक्चुअली फ्रेंड जो यूपीएससी है ना वो ऐसे क्या है कि बीच बीच के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था एक बार कि हमारा जब क्या देश आजाद हुआ था ऐसा कौन सा रूल था, ठीक है, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसपे क्या किया गया था, विशेष ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो वो कौन सा था, नागरिकता अधिनियम 1955 का। क्योंकि देखो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या हुआ था कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो क्या था कि हम मतलब था तो अब पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट था। अब ये तो हो नहीं सकता कि अभी एकदम से जो है हमारा पार्ट मतलब अलग देश बन गया वो, तो हम जो है मतलब एकदम से कड़े नियम लगा देंगे, है ना। उससे पहले ना हमारी लड़ाई हुई थी ना कोई चीज हुई थी, तो मतलब हर चीज क्या थी हल्के में लिया था कि हाँ यार चल धीरे धीरे हो जाएगा। बट धीरे धीरे जब देखा कि नहीं ये चीजें नहीं हो रही तो ये आपका अधिनियम का 1955 में क्या हो गया, लागू हो गया। इसमें संशोधन बाद में किया गया, संशोधन मैं बताऊंगा क्यों किया गया कैसे किया गया, पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो आपको 6वां वाला भी समझ में आ गया होगा कि परमिट रूल क्या था। फिर इसके बाद क्या था, 7वां रूल था, चलो मैं यही लिख देता हूँ 7, ठीक है। जो आपका 7वां अनुच्छेद था, 7वां अनुच्छेद क्या था, जब देखो कुछ लोग क्या था कि स्वतंत्रता से पहले क्या हो गया था भारत चले गए। एक्चुअली जब भारत से कुछ लोग क्या हुआ कि जब आपके उन्होंने घोषणा की, किन्होंने
आपके अंग्रेजों ने घोषणा की कि ठीक है हम आपके देश को जो है आजाद कर रहे हैं, तो उससे पहले मतलब अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, तो उससे पहले 1 मार्च को जो है कई लोग क्या हो अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और पाकिस्तान चले गए कि हमें पाकिस्तान में रहना है। अब पाकिस्तान जाने के लिए चले गए वो, बट बाद में जब उन्होंने सिचुएशन देखी, आपको भी पता होगा कि एक मूवी भी बनी है भारत विभाजन पे, गदर, काफी अच्छी मूवी है, शायद सभी ने देखी होगी। ना भी देखी हो तो आप देख लेना, अब तो गदर 2 भी आ गई है, बट पहले आप गदर 1 देखना कि उसका बेस कहानी क्या थी। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये दिखाया जाता कि किस तरह से जो है हमारे जो है देश में क्या हुए, दंगे फैले गए थे, है ना, धर्म के नाम पे इस तरह से जो दंगे फैले गए थे, जिसमें कि क्या हुआ था, काफी मारकाट हुई थी। तो वहां पे लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, हम पाकिस्तान गलत आ गए, तो उनको क्या था, वो क्या हुआ, फिर पाकिस्तान से वापस भी आए, क्योंकि जो लोग भारत से पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस आए, तो उनके लिए ये नियम था कि जो पाकिस्तान संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले जो वापस भारत आ गए, ठीक है, जो संविधान बनने से पहले जो वापस भारत आ गए, उनको भी क्या दिया गया, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, हमारे देश की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। तो ये था आपके 7। अब मैं आपके इसके बाद बताता हूँ 8, ठीक है। अब इसके बाद जो 8वां है, 8वां रूल है, 8वां अनुच्छेद क्या कहता है फ्रेंड, 8वां अनुच्छेद कहता है कि अगर आप किसी काम से आउट ऑफ इंडिया जाते हो, यानी कि विदेश जाते हो, चाहे आप पढ़ाई करने जाओ, चाहे आप पढ़ाई करने जाओ, ठीक है, चाहे आप नौकरी करने जाओ, चाहे आप वहां से क्या कर लो, विवाह यानी कि शादी कर लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी नागरिकता, आपकी नागरिकता रद्द नहीं होगी। यानी कि अगर आप क्या करते हो, आपका जो आर्टिकल 8 बोलता है, आर्टिकल 8 बोलता है कि आप किसी कारण से क्या हुआ, आउट ऑफ इंडिया चले गए, जैसे आपको नौकरी करनी है, वहां पे सेटल भी होना है, चाहे आपको क्या है वहां पे शादी करनी है, चाहे आपको क्या करना है, वहां पे पढ़ाई करनी है, किसी भी कारण से अगर आप जो है यहाँ से क्या भारत को छोड़ के जाते हो, वहां रहते हो, वहां जो भी करते हो, तो आपकी जो है नागरिकता को भंग नहीं किया जाएगा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सानिया मिर्जा, है ना। सानिया मिर्जा ने क्या है पाकिस्तान में शोएब मलिक से शादी की, ठीक है, बट अभी भी वो नागरिक किसकी है, भारत की, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद जो 9वां है, 9वां इस पे भी है फ्रेंड, कि अगर आप, 9वां क्या बोलता है, 9वां अनुच्छेद बोलता है कि अगर आप जब तक मतलब पढ़ाई कर रहे हो विदेश में, या नौकरी कर रहे हो, या विवाह कर लिया है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, तो यहाँ की मतलब भारत की खत्म, ठीक है फ्रेंड। देखो 8वें में क्या बोल रहा था कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो बाहर रह के, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको देश की माना जाएगा और आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी। बट जैसे ही अगर मान लो कि हम लोग अमेरिका चले गए, अब अमेरिका की हमने क्या किया, अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उसी टाइम जो है भारत की नागरिकता हमारे लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जो है याद रखना है कि आपकी जो नागरिकता है खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है 10वां आपका अनुच्छेद क्या कहता है, 10वां अनुच्छेद कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करें, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब है आपका,
आपका जो आर्टिकल 10 बोलता है वो क्या बोलता है कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, पर शर्त क्या है कि अगर आप देश विरोधी कार्य नहीं करते। देश विरोधी कार्य का मतलब है कि आप मतलब गए, आपने कहीं पे दंगा फसाद कर दिया है ना, आपने देश में मतलब जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे देश की रेपुटेशन जहाँ पे खराब होती है, अगर हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी नागरिकता छीन ली जाती है। नंबर 2, आपका कैसे, जैसे मान लो कि अगर कोई पागल हो, ठीक है, अब कोई बंदा पागल हो गया है तो क्या होगा, उसको नागरिकता से क्या फर्क पड़ता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, तो उस टाइम पे उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने, जो आपका आर्टिकल नंबर क्या बताता है, 10 बताता है। अब आर्टिकल 11 क्या बताता है, आपका आर्टिकल 11 बताता है, ठीक है, आपका आर्टिकल 11 क्या बताता है, नागरिकता संबंधी संबंधित कार्य कौन देखेगा, आपका देखेगा संसद, ठीक, संसद देखता है, देखता है जो, और संसद किस में आता है, संसद गृह मंत्रालय के पास आता है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, नागरिकता संबंधी जो कोई कानून होते हैं, जो भी होता है, इसका बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। और संसद में कौन बनाता है, जो संसद के कार्य होते हैं उसमें कौन आता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो गृह मंत्रालय द्वारा जो है संसद को जो है ये एडवाइस दी जाती है कि आपको नागरिकता के संबंध कैसे कैसे क्या है कानून बनाने, ठीक है। तो आई होप आपको जो है 11 के 11 आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, जो 5 से 11 तक आर्टिकल है, ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता में क्या है, आर्टिकल है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें एक चीज आती है कि आपका जो आर्टिकल तो बन गए, पर अगर मान लो कि हमें जो अपने क्या बोलते हैं उसके लिए हमें क्या लेना है, नागरिकता लेनी है, ठीक है। तो नागरिकता लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। नागरिकता लेने के लिए, नागरिकता लेने के लिए क्या क्या कौन कौन से कारण है कि आप कैसे कैसे आपको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो पहला कैसे मिलते हैं, पहले मिलती है जन्म के आधार, ठीक है फ्रेंड्स। जन्म के आधार पे ये जो अधिनियम था, जो आपकी नागरिकता थी, नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, ये आपके जो जन्म के आधार पे थी, ये एक्ट था आपका 1955 वाला, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्ट जो था 1955 वाला, जब बनाया गया था जन्म के आधार पे। एक्चुअली इसमें सुधार करना इसलिए जरूरी था, इसमें जो सुधार हुआ वो हुआ था 1986 में, जो मैंने आपको बताया। देखो फ्रेंड, इसमें सुधार करने के जो मेन कारण था, जन्म के आधार का मतलब है कि अगर हम इस देश में है, ठीक है, हमारे जो हम ये इस देश में है, अगर हमारा क्या होगा, हम मतलब जैसे जन्म के आधार पर हमारा जन्म जैसे यहाँ हुआ है, पर हमारा कैसे हुआ है, वंश के आधार पे हुआ है, ठीक है। पर इससे पहले जन्म के आधार पर ये नियम क्या था जो हटाया गया, इसको जो सुधार किया गया, इसमें मेन कारण क्या था कि मान लो कि कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रखा है, ठीक है, उनके बच्चे का जन्म हो गया तो उनको क्या मिल जाती थी, इंडिया की नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है। मान लो कि कोई अमेरिका से घूमने आया है, ये एग्जाम्पल है आपका, कोई जहाज में जा रहा है या कोई किसी काम से जो है हॉस्पिटल में आया, किसी कारण से जो है इंडिया में आया है, और अगर उसका यहाँ पे बेबी हो जाता था, उसको क्या दे दी जाती थी, नागरिकता दे दी जाती थी। तो ये था जन्म के आधार पे, जो यहाँ पे संशोधन किया गया 1986 में, ठीक है। अब जो 1986 में जो आपके ये संशोधन किया गया था, 1986 में क्या किया गया था, 1986 में जो जन्म के आधार पर किया गया था, 1986 में क्या आया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर यार यहाँ पे कोई भी आएगा और यहाँ पे क्या बोल देगा, यहाँ पे किसी का बेबी हो जाएगा, तो हम उसको नागरिकता नहीं दे सकते। तो ये संशोधन क्या किया गया, इस संशोधन में उन्होंने क्या किया कि आपके मतलब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा को नागरिकता तभी दी जा सकती है जब उसके क्या हो, उसका माता या पिता क्या हो, उसके जो पेरेंट्स है वो क्या हो, भारत के, ठीक है, उसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है। अब उसके माता पिता क्या होंगे, जैसे हमारे माता पिता है, ठीक है, माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक,
ठीक है, ये अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा अधिनियम बना, दूसरा क्या होना, वंश के आधार पर, वंश के आधार आधार, ठीक है, ये था इसका अधिनियम था 1992। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? बाय बर्थ, बाय बर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंट। अब इसमें क्या था कि अगर देखो, उसमें क्या था, जो 1992 का जो अधिनियम था, उसमें क्या था, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन तभी जब उसके माता या पिता भारत के हो। ठीक है, देखो इसमें आपको चेंजेस क्या लगा होगा, इसमें चेंजेस ये लगा, देखो 1986 का अधिनियम क्या बोलता था, आपके माता पिता भारत के होने चाहिए। ठीक है, माता पिता भारत के होने चाहिए, बट 92 में क्या हुआ कि नहीं यार, जरूरी तो ना। अब मान लो कि जैसे आपका क्या है कि अगर पिता जैसे मान लो भारत का है, क्योंकि हमारा जो देश चलता है वो पितरात्मक चलता है, पितरात्मक मतलब पिता का नाम पहले चलता है ना। तो यह इस अधिनियम में क्या हो कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका पिता ही हो भारत का। ठीक है, मान लो कि आपका जो पिता है वो अमेरिका का है और माता क्या है, इंडिया की है, तो भी क्या है, आपको अगर आप अमेरिका गए और वहां पे आपका जन्म हुआ तो भी आपको भारत की क्या दी जाएगी, आपको उपाधि भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ये कौन सा वो था आपका, सेकंड वो था जन्म लेने के उसमें, तो ये था वंश के आधार पर। ठीक है, तो उसके माता पिता में से कोई एक जो अगर यहाँ का है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। फिर इसका जो तीसरा जो था, तीसरा है पंजीकरण। ये दो थे हमारे इसमें। ठीक है, तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। क्यों बेटे? पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण में आपका क्या है कि अगर मतलब कोई आया यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई यहाँ आता है और किसी भी तरीके से मतलब अगर वो 7 साल इंडिया में रहता है, कितने साल, 7 साल अगर वो भारत में रहते हैं, अब चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो 7 साल अगर वो भारत में रहते हैं, तो वो क्या कर सकता है, तो वो क्या है, अपने नागरिकता के लिए क्या कर देगा, अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, देखो फ्रेंड, पंजीकरण मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या है जैसे मतलब हमारे वो देश के हैं, कुछ लोग क्या चले गए बाहर, अमेरिका चले गए, वो वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे क्या मान लो कोई अमेरिका का बंदा यहाँ आया, ठीक है, अब वो क्या है 7 सालों से यहाँ रह रहा है, ये काम कर रहा है, जो भी है वो यहाँ पे कर रहा है, तो वो जो है अपने उसके लिए क्या करता है, पंजीकरण करवा सकते कि मुझे जो है यहाँ की नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो ये विधि है पंजीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पर उसके शर्त क्या है कि लगातार उसको 7 साल तक क्या भारत में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको मतलब 2 साल रहा फिर वापस गया, फिर 2 साल रहा, ऐसे नहीं, लगातार यहाँ रहना ही रहना पड़ेगा, तब जाके इसको क्या मिलेगी, यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है चौथा। देखो फ्रेंड, जो चौथे में आता है, चौथे में क्या आता है आपको, देसीकरण, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। देसीकरण, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। देखो देशीकरण क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, ठीक है, अब जो बाहर से आ रखा है यहाँ, अब वो क्या करता है, यहाँ पे इंडिया में रहता है,
और अगर उसमें उसके पास क्या है, वो में उसके पास मतलब कुछ शैली है, जैसे वो बहुत बड़ा गायक है या कोई बहुत बड़ा जो है, हम ये मान सकते हैं कि जो क्या होता है कि आपके वो व्यक्ति जिसको भी क्या है, एक तो इंडिया की भाषा आती हो, कोई भी भाषा आती हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे मलयालम, कोई सी भी भाषा हो, उसको इंडिया की क्या होनी चाहिए, एक भाषा आनी चाहिए। और वो जो है किसी कला क्षेत्र में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। ठीक है, फिर वो जो है जब 10 साल इंडिया में रह जाएगा, 10 साल, ठीक है, उसके बाद जो है उसको जो है वो अप्लाई कर सकता है अपने किसके लिए, नागरिकता के लिए। तब जाके जो उसके बारे में सोचा जाएगा कि हाँ इसको देना है या नहीं देना है, वो डिपेंड करता है हमारी होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी, ये आपका जो है चौथा तरीका है आपके क्या करने का, अब देखो नागरिकता लेने। इससे जो पांचों आता है, जो पांचों तरीका आता है, ये होता है अर्जित भूमि। देखो फ्रेंड, अर्जित भूमि का मतलब होता है, मान लो भारत ने किसी दूसरे देश को अपने देश में मिलाया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे जो वहां के जो नागरिक है उनको स्वतः ही क्या होगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। एग्जाम्पल कौन सा है, सिक्किम। ठीक है फ्रेंड, जो सिक्किम है, आपको भी पता होगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम को क्या किया गया है ना, हमारे देश में मिला दिया गया है। ठीक है, तो जो सिक्किम है, जो सिक्किम को मिलाने का जो काम हुआ था हमारे देश में, वो कब मिलाया गया ना, सिक्किम को मिलाया गया था 16 मई 1975 में। क्या हुआ गया, किया गया था, इस नियम कानून का काम किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि आपका जो अर्जित भूमि थे, अर्जित भूमि में अब मतलब सिक्किम जो था दूसरा देश था, शायद आपको पता हो, तो वहां पे क्या है कि जब 36वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, उसके थ्रू पहले तो क्योंकि शहर राज्य बना, 35वें में शहर राज्य बना, और 36 में क्या हो गया, ये जो है इंडिया का 22वां राज्य, कौन सा राज्य बना था ये, 22वां राज्य बना था इंडिया का। और यहाँ पे क्या हुआ, इसको जो है देश की नागरिकता मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तरीके हैं, आप इस तरह से जो है क्या हो सकती है, हमें जो है नागरिकता मिलती है कि मतलब कब किसी कैसी नागरिकता दी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। ये 5 तरीके होते हैं नागरिकता लेने के। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके इसमें थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि एनआरसी क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैंने कहाँ तक बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको 1992 तक का आपको बता दिया कि कैसे कैसे जो है सुधार हुए थे अधिनियम में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नियम है, देखो दोस्तों एक चीज होती है एनआरसी, ठीक है, एनआरआई, सॉरी एनआरआई, पहले मैं आपको एनआरआई पढ़ा रहा हूँ, फिर एनआरआई के बाद में आपको क्या पढ़ा लूंगा, ये चीजें पढ़ा लूंगा। एन आर, नॉन रेजिडेंशियल, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन का मतलब होता है जो है तो भारतीय, ठीक है, जो है भारतीय, बट वो क्या है, इंडिया में नहीं रहती, यानी कि भारत में नहीं रहते। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, ठीक है, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब जो भारतीय है पर भारत में नहीं रहते। बट एनआरआई का दर्जा कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भारत में नहीं रहते, लेकिन कब से, मिनिमम, कम से कम 6 मंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 मंथ। अगर आप 6 महीने से भारत में नहीं रहते, मान लो कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए, आप यहाँ से थाईलैंड चले गए, आप यहाँ से कनाडा चले गए, तो अगर आप भारत से जो है बाहर चले गए और आप 6 महीने तक जो है भारत में वापस नहीं आए, आप 6 महीने तक वहां पे क्या है कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो आपको कौन सा वो मिल जाएगा, एनआरआई का दर्जा मिल जाएगा, एनआरआई। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे भाई लोग, ठीक है, एनआरआई का एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट जो है मिलता है एनआरआई से। ठीक है, एनआरआई से सपोर्ट कैसे मिलता है फ्रेंड्स, देखो एक सबसे जो मेन बात है, जैसे इसमें बेसिकली क्या है कि जो बंदे बाहर जाते हैं, जैसे हमारे गढ़वाल से मेन है, ठीक है, तो उत्तराखंड से जो बेसिकली क्या होता है कि होटल से, होटल मैनेजमेंट में जो लोग करते हैं, तो क्या होता है बाहर चले जाते हैं, बाहर के देश में चले जाते हैं। तो
तो जो बेचारे बाहर जाते हैं तो उससे देखो देश को किस तरह से जो है फायदा होता है। ठीक है, देश को दो तरह से फायदा होता है। एनआरआई में पहला फायदा क्या होता है देश को, देश देखो उन पर कोई खर्चा नहीं कर रहा है, ना उनको सैलरी दे रहा है, ना उनको रहने के लिए दे रहा है, ना उनको खाने के लिए दे रहा है। इंडिया उनमें से कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे देश में रह के, चाहे वो कहीं भी रह रहे, वहां रह के वहां से पैसा कमा के कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया को। ठीक है, अपनी फैमिली को भेज रहे हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और ये कैसे काम करता है और इसमें क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो अमेरिका में वो बंदा $100 कमा, सॉरी $1000 कमा सैलरी के नाते। क्योंकि देखो अगर अमेरिका का नागरिक होगा या जैसे हमारे इंडिया में ही होते हैं, ठीक है, अगर आपको भी पता है कि इंडिया में आपके अमेरिका की करेंसी में क्या है, डिफरेंट है ना। तो वहाँ जो डॉलर चलता है, या इंडिया में शायद मे भी अभी 80-82 रुपए का शायद डॉलर चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप मान के चलो कि 80 रुपए मानता हूँ मोटा मोटा। अगर वो एनआरआई कोई वहां पे कोई काम करता है और उसको सिर्फ अमेरिका वाले कितना $1000 देते हैं पर मंथ, तो वो इंडिया का कितना हो गया, लगभग 80। ठीक है, अब एक चीज देखो, इंडिया ना उसको खाने के लिए दे रही, ना रहने के लिए दे रही, ना उसको सैलरी दे रही, कुछ नहीं दे रही, पर फिर भी क्या इंडिया के पास क्या आ रहे हो पैसे रेगुलरली आ रहे हैं। ठीक है, इसके फैक्ट जो सबसे बेस्ट देखने को मिला ना, आपको पता होगा 1998 में क्या हुआ था, जब लड़ाई हुई थी 1998 में क्या हुआ था कि हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो हम पे अमेरिका ने क्या कर दिया था, हर जगह से बैन लगा। अब अमेरिका ने बैन तो लगा दिया, तो उसमें क्या था देखो, अब जैसे अभी रूस है, रूस पे क्या किया है उन्होंने, अमेरिका ने बैन लगा रखा है, पर रूस की जैसे गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया है ना, उसके पास इतने अच्छे संसाधन है कि जिसपे क्या वो अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। बट 1998 में इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं था, है ना। अब फिर उसके बाद ऊपर से जो है आपको 1999 में हमारे देश के जो बगल पड़ोसी हैं, जो हमारे पार्ट था, है ना, पाकिस्तान, उसने क्या कर दिया, इंडिया पे लड़ाई कर दी, युद्ध छेड़ दिया, हमला कर दिया। तो जब वो हमला किया गया 1999 में, तो देखो अब एक चीज देखो, पहले यहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, वो कंगाली में आटा गीला वाला सीन ना, वो यहाँ पे क्या हुआ, हो गया था। तो उस टाइम पे कहाँ से काम आया था, क्या काम आया था, हमारे जितने भी एनआरआई भाई लोग थे, ठीक है, जो लोग जो है आपके विदेशों में काम कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है भर भर के पैसा क्या भेजा था, इंडिया को भेजा। अब इंडिया को भेजा था तो क्या हुआ, अलग ज्यादा इकोनॉमी क्या हुई, इंडिया की ऐसे में भी बच गई थी। ठीक है, नंबर दो क्या होता है, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको मैं एग्जांपल अमेरिका का दे दूं, अगर आप अमेरिका में जैसे कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो अगर अमेरिका का ही नागरिक अगर जॉब करेगा वहां पे अमेरिका में, तो उसको जो खर्चा होगा मिनिमम 10,000 से $20,000 तो उसको चाहिए होगा एज अ वहां के खर्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अगर हमारा एनआरआई भाई वहां जाता है और जब वो $1000 में काम कर रहा है, तो वहां के लोगों को सुविधा है कि नहीं है। अब वहां के लोगों को जो सुविधा मिल रही है, जैसे आज आदमी को देख लो, हमारा क्या कि हम लोग यहाँ पे जैसे बाहर से आते हैं, आपके नेपाल से नेपाली लोग आते हैं, ठीक है, सर्दियों में वैसे में कंबल वगैरह बेचने आते हैं सॉरी। तो वो बाहर से जब आते हैं, तो वो अपने गांव से या अपने वहां से जो अपने शहर से अपने देश से वो छुड़ा के बेचने के लिए हमारे यहाँ लाते हैं। तो हमारे यहाँ की जो पैसे की वैल्यू है उसके पैसों से ज्यादा है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मान लो अगर वो 500 रुपए भी हम मतलब उनको दिहाड़ी पे रखते हैं, या 15,000 रुपये महीना अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं जो 15,000 है उनके 25 या 28,000 रुपये हो गए। तो जो उनके देश में जो उनको 15,000 मिलने थी, जो हम यहाँ से अपने देश में उनको 15,000 दे रहे हैं, उनके देश में वो कितने 25 से सॉरी 28,000 हो गए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप देखो, ये खा हमारे देश में रहे हमारे देश में रहे, और पैसा कहाँ भेज रहे हैं, अपने देश में भेज दो। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या हो रही है, बूस्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो ऐसे क्या होता है, एनआरआई में यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, एनआरआई में जब एनआरआई होते हैं, तो एनआरआई के क्या होते हैं, दो अकाउंट होते हैं। एनआरआई के क्या होते हैं, जो पहले थे अब जो है अलग हो गया। तो एनआरआई के जो दो अकाउंट अलग अलग होते हैं, पहले अकाउंट का नाम होता है एनआरआई, NR, ठीक है। एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट, नॉन
नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट का मतलब होता है, इस अकाउंट से क्या होता था आपके, मतलब वो बाहर से पैसे भेज भी सकता था और हम इंडिया से पैसे हम भी भेज सकते थे, ठीक है। मान लो अमेरिका से पैसे भेज रहे हैं डॉलर में इसमें इंडिया को, और अगर मतलब उसको जरूरत पड़ी तो वो इंडिया से भी पैसे यहाँ मंगा सकता, ठीक है। तो ये था आपका पहला टाइप, जिसमें कि क्या था, पर इसमें क्या होता था, थोड़ा सा चार्जेस लग जाते थे, ठीक है। अरे चार्जेस किसको लगते थे, उस जिसका अकाउंट है उस बेचारे पे चार्जेस लग जाते। तो इसी का दूसरा रूप जो बना, उस रूप का नाम हमारे, तो इसका दूसरा बना उसको बोलते हैं NRE, ठीक है। इसका फुल नाम है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल। अब इसमें क्या है कि इसमें आप मतलब वहां से पैसे तो भेज सकते हो पर यहाँ से नहीं भेज सकते। इसका फायदा क्या होगा कि इसको चार्जेस नहीं लगता। नंबर 2, जो NRI होते उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। क्यों लेगी, जब वो यहाँ ना उनको कमाने के लिए दे रही है, ना खाने के लिए दे रही है, ना रहने के लिए दे रही है, तो वहां से टैक्स, उनका टैक्स फ्री ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये इनके दो अकाउंट होते हैं। पहले जो था ये चलता था, अब जो बेसिकली ये वाला जो है बेसिकली बंद हो गया। बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या चलता है, ओनली NRI अकाउंट चलता है आपके NRI, ठीक है। तो ये था फ्रेंड NRI, जो कि क्या होता है, बाहर के देश जो है, जो हमारे भाई लोग जो बाहर के देशों में काम करते हैं, वो जो है पैसा कैसे इंडिया में भेजते हैं या कैसे वो काम करते हैं और उनका पैसा क्या करता है, ये होता है NRI, ठीक है। NRI में हो सकता है जॉब करने वाले नहीं, जैसे पढ़ाई करने वाले, ठीक है, या कोई शादी करके वहां पे सेटल हो गया, वो भी रहते हैं। बस शर्त ये है कि मिनिमम 6 महीने उनको रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने अगर बाहर रह जाता है, उसको NRI का क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है NRI। आई होप आपको समझ में आया होगा NRI क्या होता है, ठीक है। बट अगर फिर भी ना आए तो कोई इशू नहीं है, हम आपको और भी हेल्प करेंगे। इसमें देखो फ्रेंड 3 चीजें मैं चलो इसी में क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। NRI मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें एक वो होता है POI और एक होता है OCI, ठीक है फ्रेंड्स। NRI में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ठीक है, जो यहाँ क्या करते रहते नहीं है। जो आपका ये था POI, ठीक है, POI का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का मतलब होता है भारत मूल के। आपने सुना होगा, जैसे आपने ऋषि शनक के बारे में सुना होगा कि वो क्या है, भारत मूल के थे, ठीक है। या आपने सुंदर पिचाई के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या है, भारत मूल के थे, ठीक है। तो ये आते हैं उनमें जो मतलब पहले भारत के उनके क्या थे, हो सकता है कि उनके पुश्तैनी लोग जो दादा परदादा जो भी रहेंगे वो पहले इंडिया के थे। अब ये लोग जाके कहीं और की इन्होंने जो नागरिकता ले ली, जब ये कहीं और की नागरिकता ले लेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, POI, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। इसको ध्यान रखना, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। जो ये था, जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो रूल बना है, ये बना था 2015 में। मैं बताता हूँ क्या है 2015 में इसमें जो संशोधन हुआ था। इससे पहले मैं आपको OCI भी बता देता हूँ, ठीक है। जो OCI होता है, OCI का मतलब होता है ओवरसीज 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 इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ये नियम था 2005। अब देखो 1992 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब पहले मैं आपको ये इन दोनों में फर्क बता देता हूँ। ये होता है जो भारत मूल के, ठीक है। ये क्या होता है, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो भारत मूल के थे, ठीक है। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये क्या बताया मैंने आपको, देखो फ्रेंड, ये जो है आपके क्या थे,
जो मतलब भारत मूल के थे पर अब भारत में नहीं है। ये भी क्या है, जो भारत मूल के थे बट अभी वो नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या इनके लिए क्या रूल निकाला गया कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन होता है ना, जो ये पासपोर्ट होता है ये दिया जाता है बड़े से बड़े उद्योगपति। ठीक है, उद्योगपति ये कोई बड़े जो मतलब हमारे इंडिया से जब बाहर गए और बाहर जाके कुछ बन गए, ठीक है, बाहर जाके बहुत बड़े बन गए, तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता था, जो ये था पीओआई, इसमें क्या होता था कि ये इनको जो है हम मतलब ये इंडियन के होते हुए भी, ये इंडिया के होते हुए भी इनके साथ में क्या होता था, भेदभाव होता था। भेदभाव कैसे, जैसे मतलब बाहर की कंट्रियों के साथ होता था, बाहर के जैसे कोई बंदा आता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि ताजमहल का हमें टिकट पड़ता है 30 रुपए, उसको पड़ता है 500 रुपए, तो वही सीन क्या होता पीओआई को भी होता था। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन था वो, इंडिया का ऑरिजिन, ठीक है, पर वो क्या था बाहर के, उसने जो क्या ले ली थी, उसने बाहर की सिटीजनशिप ले ली थी। अब जब उसने बाहर की नागरिकता ले ली थी जाके खत्म हो गई, पर जब वो इंडिया में आता था तो हम लोग भी क्या करते थे उसके साथ, वही व्यवहार करते थे जो बाहर वाला भी सब करते थे। तो इसमें क्या होता कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके साथ क्या हो जाती थी, दिक्कत क्या आ जाती थी कि आपके इसमें 2005 में जो है एक समिति बैठाई गई। ठीक है, उस समिति का नाम था लक्ष्मीवत लक्ष्मीवत सिंधवी समिति। ठीक है, लक्ष्मीवत सिंधवी समिति थी जो, ठीक है, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति। ठीक है, अब क्या होता था, देखो फ्रेंड, पीओए में ये था तो इंडियन का ऑरिजिन, बट इसके साथ क्या व्यवहार होता था, बाहर वाला व्यवहार होता। अब हमने क्या किया, ये 2015 का था, हमने इसको हटा के इसको किसमें मर्ज कर दिया, 2005 में। क्यों किया मैं बताता हूँ। जो ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति थी, उसने 2005 में क्या हुआ, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, एग्जाम्पल आपके उद्योगपति हो गए, है ना, या बाहर में जो बहुत बड़े जैसे सुंदर पिचाई वगैरह जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अगर वो इंडिया में मतलब बाय सपोज किसी काम से इंडिया में आते हैं, कुछ करते हैं, उनके साथ क्या होगा, इंडिया के नागरिक की तरह क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए। अब उससे क्या होगा, देखो मान लो इंडिया का आदमी बाहर जाके बस जाता है, पर वहां पे बहुत अच्छा कर लेता है, फिर उसके बाद जब वो इंडिया से यहाँ आता है, इंडिया में आता है, किसी काम से आता है, अगर उसके साथ इंडिया के आदमी के मतलब अपने नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको लगेगा हाँ यार नहीं, हम क्या है यहाँ पे, हमें इंडिया में भी हम इंडिया को छोड़ दे रहे गलत है, हम क्यों नहीं इंडिया में कुछ ना कोई कोई कंपनी डाल दें, या मतलब मान लो कोई उद्योग डाल दें, कुछ कुछ ना कुछ डाल सकता है, जरूरी नहीं है। बट क्या है कि वो इंडियन ओरिजिन का है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या है इंडिया के हम भी आए, तो इसलिए क्या है एक तरफ से लॉलीपॉप समझ लीजिए। तो ये हटा के हमने क्या करते हैं, डायरेक्ट 2005 में डाल दिया। पर ध्यान रखना ये ओसीआई, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप जो होती है ये इंडिया में, ये उन्हीं को दिया जाता है जो बड़े बड़े अरबपति होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के देंगे, कोई बाहर गया नागरिक बना वहां का, वहां पे नॉर्मल खा रहा पी रहा है, इंडिया में आएगा तो नहीं, ये सिर्फ उनको दिएगा जो बड़े उद्योगपति है कुछ बड़ी पोस्टों पे। ठीक है, तो फ्रेंड ये आप ध्यान रखना, ये आपके एनआरआई का ही पार्ट है, इसलिए मैंने आपको एनआरआई में ही खत्म करके और आपके साथ साथ में लेके आपका नागरिकता का अधिनियम भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आप काफी लेट भी हो चुकी है, ठीक है, अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ रात की 1 बज चुकी है, देख रहे हो, 1 बजे मैं आपको जो पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन भर फ्रेंड्स मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, अपनी भी पढ़ाई करनी होती है और आप लोगों को भी पढ़ाना होता है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आई विश कि आप लोगों को भी मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेक्शन होता है ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज छोटी छोटी चीज पढ़ाऊंगा। इसमें जो अभी और भी बचा हुआ है, CA बच्चा है, काफी चीज पढ़ा है, पर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है आपको कम पढ़ा दूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको कल या परसों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों।